नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे कहा जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसके दो अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं या ये कहें कि दो अलग टाइप्स होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर 1 और बाइपोलर डिसऑर्डर 2। इस डिसऑर्डर में दो तरह के एपिसोड्स एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है, जिसमें एक मैनिक एपिसोड्स होता है और एक डिप्रेसिव एपिसोड होता है। अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग टाइम पीरियड के लिए लोगों को ये एपिसोड्स आते हैं, जिसमें मैनिक एपिसोड में एक पर्सन को बहुत हाई मूड का एक्सपीरियंस होता है, एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारे नए नए ख्याल आते हैं, आइडियाज़ आते हैं और कुछ डिल्यूजन्स हो सकती हैं। जैसे कि ऐसा लग सकता है कि जैसे वो पर्सन जो है उसमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ हैं। इसी के साथ डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर बहुत ही लो मूड होता है, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और काफ़ी सारी वर्थलेसनेस और होपलेसनेस की फीलिंग्स आती है। और ये जो फेजेस होते हैं या ये जो एपिसोड्स होते हैं ये ऑल्टरनेट करते हैं। थोड़े टाइम के लिए मैनिक एपिसोड आएगा, थोड़े टाइम के लिए डिप्रेसिव एपिसोड आएगा, तो ऐसे ही चलता रहता है। और एक पर्सन जिसको कि बाइपोलर डिसऑर्डर है वो अपने लाइफ में इस तरह के कई सारे एपिसोड्स एक्सपीरियंस करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में तो मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं, वहीं बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में हाइपोमेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स ऑल्टरनेट करते हैं। हाइपोमेनिया एक लो इंटेंसिटी मेनिया होता है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज्यादा मेनिया वाली इलेशन या एक्साइटमेंट नहीं होती। पेशेंट के अंदर जो आइडियाज होते हैं वो तो बहुत सारे आ सकते हैं और पेशेंट की स्लीप बहुत अफेक्ट हो जाती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। पर ये जो हाइपोमेनिया है ये कुछ ही दिन के लिए रहता है, जबकि मेनिया का एपिसोड जो है वो कई दिन कई हफ्तों तक देखने में आ सकता है। और मेनिया के अंदर जो पेशेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है हाइपोमेनिया के मुकाबले। मेनिया के अंदर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, उनको बहुत हाई डोज पर मेडिसिन देनी पड़ती है, बहुत सुलाकर उन्हें रखना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे रिस्की बिहेवियर्स एक पर्सन मेनिया के एपिसोड में दिखाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज किया जाना। अब क्योंकि ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसके अंदर दो तरह के एपिसोड्स आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि एक आएगा तो दूसरा चला जाएगा और जैसे ही एक जाएगा तो दूसरा इमिडिएटली आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई बार दो एपिसोड्स के बीच पेशेंट्स में बहुत लंबा गैप होता है, बहुत टाइम तक उनके अंदर करीब करीब कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते और पेशेंट जो है वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ और अपने जो भी लाइफ के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करता रहता है। पर बाइपोलर डिसऑर्डर के ये जो एपिसोड्स होते हैं ये करीब करीब सारे पेशेंट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं और कई सारे रीजंस की वजह से पेशेंट्स का रिलैप्स होता रहता है। कुछ पेशेंट्स में तो बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से रिलैप्स होता है, मतलब या तो कहें कि उनका जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इतना ज़्यादा उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस को लेकर रिएक्ट करता है, जिस वजह से उनके जो मूड चेंजेस हैं वो अक्सर बहुत इंटेंस और बहुत सीवियर होते हैं। और इन्हीं बायोलॉजिकल रीजंस में से एक होता है सब्सटेंस एब्यूज। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो अक्सर किसी ना किसी तरह के एडिक्शन का भी शिकार हो जाते हैं, मतलब या तो अल्कोहल एडिक्शन होगा या ड्रग एडिक्शन होगा, तंबाकू ले रहे होंगे, स्मोक लंबा टाइम तक करते हैं, इस तरह का कोई ना कोई एडिक्टिव बिहेवियर्स वो शो करते हैं और इस वजह से उनके जो बायोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं वो और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, जिस वजह से उनके रिलैप्स होते रहते हैं। और इसी के साथ कई बार पेशेंट्स में कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइफ सर्कमस्टेंसेस में आने वाले चेंजेस, जैसे कि नई जॉब लगना, नई जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज आना या कोई भी नया प्लान बनाना, कोई भी नए टास्क टेकअप करना, किसी भी तरह के चेंजेस आ जाना लाइफ में, जिसमें कि फैमिली से रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, वर्क जॉब रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं। किसी भी तरह के चेंज के रिस्पॉन्स में भी एक पेशेंट का एपिसोड जो है वो ट्रिगर कर सकता है, मतलब उसमें रिलैप्स आ सकता है। और यही वजह होती है क्योंकि लाइफ में ऐसे बड़े सारे जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं वो आती जाती रहती हैं, इसलिए इन पेशेंट्स के लाइफ में ज़्यादातर टाइम एपिसोड्स आते जाते रहते हैं और शायद ही कोई ऐसा साल जाता है जब इन पेशेंट्स में कोई एपिसोड उन्होंने एक्सपीरियंस ना किया हो। और यही वजह होती है कि इन पेशेंट्स की जो लाइफ है वो बहुत डिसेबलिंग क्यों हो जाती है। पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, जिसे हम कहते हैं कि सोशियो ऑक्यूपेशनल लाइफ में, बहुत सारे काम नहीं कर पाता, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता
और अगर ये एपिसोड्स बहुत लंबे हो जाएं, पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक से ना हो पाए, पेशेंट में सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम्स हो, या किसी भी वजह से पेशेंट को जब भी एपिसोड्स आते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा या तो डिप्रेस हो जाता है या बहुत ज़्यादा मेनिया में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो ऐसे में पेशेंट बहुत लंबा टाइम जो है इन एपिसोड्स में स्पेंड करने की वजह से अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस करता है। मतलब अपनी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में वो रिकवर करने में टाइम लेता है, उसकी रिहेबिलिटेशन में टाइम लग जाता है, वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, अपने स्किल्स अपने नॉलेज को ग्रो नहीं कर पाता है, और ऐसे में उसकी जॉब की, फैमिली की, मैरिज लाइफ की स्टेबिलिटी अटेन नहीं हो पाती है। और ऐसे एक्सपीरियंसेस पेशेंट की लाइफ में क्योंकि एपिसोडिक मैनर में आते जाते रहते हैं, इसलिए पेशेंट जो है अपनी लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाता है, और कुछ भी कंस्ट्रक्टिव, कुछ भी बड़ा, कुछ भी नया, कुछ भी स्टेबल ना कर पाने के कारण पेशेंट की लाइफ काफी ज्यादा खराब क्वालिटी की होती है और पेशेंट इस वजह से भी बहुत सफर करता है। तो बहुत से लोग जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई क्योर होता है, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, तो इसका जवाब सीधे तौर पे है कि नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई फिलहाल क्योर नहीं है। अगर आज 2023 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बोला जाए तो मेडिसिन में बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई क्योर मौजूद नहीं है। ना दवाइयों से क्योर होता है, ना ये किसी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पूरी तरह से क्योर हो सकता है, ना ही कोई आयुर्वेद, होम्योपैथी, उससे तो बहुत दूर की बात, उनसे भी क्योर नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंट अपनी लाइफ में कई सारे एपिसोड्स एक्सपीरियंस करता रहता है, इसलिए जो पूरा फोकस होता है ट्रीटमेंट का वो हो जाता है स्टेबिलिटी लाना, मैनेज कर पाना, अपने एपिसोड्स के आने वाले उछाल और गिरावट को हैंडल कर पाना, मैनेज कर पाना, ताकि इनकी वजह से पेशेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो और पेशेंट एक स्टेबल मैनर में, कंसिस्टेंट मैनर में एक अच्छी खासी सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग परफॉर्म कर पाए, शो कर पाए, एक अच्छी सोशल लाइफ और एक अच्छी ऑक्यूपेशनल लाइफ पेशेंट की बनी रहे, और बहुत ज्यादा उसके सिम्टम्स में उतार चढ़ाव ना आए, जिससे कि वो अपने को भी थोड़ा सेटिस्फाइड और खुश रख सके। इसी तरीके का सेटिस्फेक्शन लेना, इसी तरीके की अच्छी क्वालिटी बना पाना लाइफ में, यही बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स का टारगेट होता है, फोकस होता है। तो कभी भी अगर आप दवा से या थेरेपी से कोई ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका जो पूरा गोल है, पूरा लक्ष्य है ट्रीटमेंट लेने का, वो इसको क्योर करने का नहीं है, जबकि इसका जो पूरा फोकस है वो यही है कि मैं स्टेबिलिटी कैसे ला पाऊँ। बाइपोलर डिसऑर्डर एक पर्सन की पर्सनैलिटी, एक पर्सन की लाइफ का पार्ट बन जाता है, उसके साथ पेशेंट को जीना पड़ता है, जिंदगी भर इस बाइपोलर डिसऑर्डर की सच्चाई को साथ में कैरी करना पड़ता है। ऐसे में सबसे बेस्ट यही होता है कि पेशेंट जल्द से जल्द प्रॉपर साइको एजुकेशन की मदद से अपनी बीमारी को प्रॉपर जानकर सही टाइम पर इसको एक्सेप्ट कर ले और इसके साथ जीने का तरीका और जीने की कला सीख ले। क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी बीमारी की, अगर बीमारी को लेकर रेजिस्टेंस रहेगी, डॉक्टरों से गुस्सा रहेगा पेशेंट, फैमिली मेंबर्स पर गुस्सा उतारता रहेगा, कोई बड़े बड़े चमत्कारी ट्रीटमेंट ढूंढता रहेगा, खुद ही इसको ट्रीट करने की, क्योर करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में वो बहुत भटका रह जाएगा लाइफ टाइम। इसीलिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट सही टाइम पर अपनी बीमारी की सीवियरिटी, उसके नेचर, उससे होने वाले इम्पैक्ट जो उसकी लाइफ पर पड़ते हैं, उसको समझकर पेशेंट खुद को मैनेज करने वाला बन जाए। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स बहुत पहले, किसी भी एपिसोड के ट्रिगर होने से बहुत पहले समझ सकते हैं कि उनको एपिसोड आने वाला है। बहुत से पेशेंट स्किल्ड हो सकते हैं, बहुत से पेशेंट अच्छे से समझ सकते हैं अपने डिसऑर्डर को कि कौन सी चीज़ें, कौन से ऐसे हालात, कौन सी ऐसी कंडीशंस उनके एपिसोड को ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर पेशेंट्स इस मामले में सही से एजुकेटेड हो जाएं, समझ जाएं, स्किल्ड हो जाएं, तो वो बहुत हद तक अपने एपिसोड्स को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या उन एपिसोड्स की जो इंटेंसिटी है उसको कम रख सकते हैं, ताकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। किसी भी डॉक्टर के, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट हों या चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों या चाहे वो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हों, इनमें से किसी भी डॉक्टर के एक्सपीरियंस में हमेशा यही देखने में आता है कि जिस पेशेंट ने अपनी बीमारी को अच्छे से समझा है, जाना है और अपने सेल्फ मैनेजमेंट पर वर्क किया है, सेल्फ केयर पर वर्क किया है, वही पेशेंट लाइफ में स्टेबिलिटी अटेन कर पाता है बाइपोलर डिसऑर्डर के होने के बावजूद।
और ये पूरी तरह से संभव है। मैक्सिमम पेशेंट्स में ये पॉसिबल होता है कि वो एक अच्छी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी अटेन कर पाएँ, ताकि उनके एपिसोड्स में बहुत हाई और बहुत लो उछाल ना हो, ना गिरावट हो। एक ऑप्टिमल लेवल पर पेशेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस बनी रहें, ना कि ऐसे बड़े-बड़े झटके उस पेशेंट को एक्सपीरियंस करने हों। पेशेंट वल्नरेबल होता है बीमारी के एक्सपीरियंसेस को बार-बार झेलने के लिए, पर उसकी वॉलेटाइलिटी कितनी है, कितने बड़े-बड़े उछाल, कितने बड़े-बड़े झटके वो ले रहा है, ये पेशेंट के हाथ में होता है। इसीलिए फैमिली मेंबर्स की मदद से, डॉक्टर्स की मदद से बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को सही तरह से एजुकेट किया जाए और पेशेंट को अपनी कंडीशन को संभालने में, उसको समझने में ठीक से इक्विप्ड किया जाए, मतलब उसको स्किल्ड बनाया जाए। पेशेंट को खुद समझ होना चाहिए, धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा उसको वो समझ, कि कैसे वो अपने डिसऑर्डर के वार्निंग साइंस पहचान पाता है, कैसे वो समझ पाता है कि कब उसका एपिसोड आ रहा है या आ सकता है। लाइफ में कौन सा एक बड़ा झटका पेशेंट ने महसूस किया जिसकी वजह से उसका डिप्रेसिव एपिसोड ट्रिगर हो सकता है, और ऐसे में अब पेशेंट को क्या करना चाहिए ताकि उसका डिप्रेसिव एपिसोड ट्रिगर ना हो। इस चीज की समझ हर पेशेंट डेवलप कर सकता है अपने अपने लेवल पर, और यही पूरा टारगेट होता है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस का। क्योंकि दवाएं तो बहुत से पेशेंट लेते ही रहते हैं, आदत बनी रहती है उनकी दवा लेने की। हालांकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवाओं के लिए बहुत रेजिस्टेंस देते हैं, और ऐसा देखने में आया है कि 25-30 साल की उम्र तक, जब तक कि पेशेंट का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, डिसऑर्डर भी उसका पूरा ऑनसेट हो चुका है, 25-30 साल की उम्र तक पेशेंट्स बहुत अच्छी रिकवरी नहीं दिखाते, क्योंकि वो अक्सर दवाइयां लेना छोड़ देते हैं। पर 30-35 साल की उम्र के आसपास आते आते पेशेंट्स को काफ़ी अच्छी समझ आ जाती है, और ऐसे में पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी दवाओं को लेकर, अपने ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी सिंसियर हो जाते हैं। तो ऐसे में उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी हद तक वो पॉसिबल भी हो पाती है। रिकवरी एक ऐसा पीरियड होता है जब पेशेंट को लंबे टाइम तक सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहे होते, जब ये कहा जाता है कि पेशेंट काफ़ी हद तक अब स्टेबल हो चुका है। तो एज का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट की रिकवरी पे। इस तरह से अगर देखा जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये डिसऑर्डर क्योर नहीं होता, पर इसकी अच्छी मैनेजमेंट करनी जरूरी है। और जितना जल्दी, जितना अच्छे से इसे आइडेंटिफाई कर लिया जाए, इसमें पेशेंट की कंडीशन को समझ के उसे मैनेज करना सिखा दिया जाए, दवाओं के लिए पेशेंट को पूरा एजुकेट कर दिया जाए, और पेशेंट के लाइफ के जो डिसीजंस हैं उसमें उसको सही गाइडेंस मिलती रहे, तो ऐसे में ज़्यादातर पेशेंट्स बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 दोनों के साथ अच्छी लाइफ बिता देते हैं, अच्छे खासे तरीके से एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। और सभी डॉक्टर्स का ये एक्सपीरियंस होता है कि प्रॉपर एजुकेशन के साथ ही पेशेंट अच्छे से मैनेज कर सकता है खुद को। दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि इन पेशेंट्स को दिए जाते हैं, एक होती हैं दवाइयाँ और एक होते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। दवाइयों में आती हैं मूड स्टेबलाइजर दवाइयाँ, एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ, एंजाइटी होगी तो एंग्जोलाइटिक दवाइयाँ, और साथ ही एंटी डिप्रेसेंट या कुछ दूसरी दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनमें सबसे कॉमनली, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ट्रीटमेंट होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब CBT। इसी के साथ फैमिली फोकस्ड साइकोथेरेपी भी दी जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट पूरी फैमिली पर बर्डन बन जाता है, और फैमिली को, केयर गिवर्स को ये सीखना बेहद ज़रूरी होता है कि इस पेशेंट के साथ कैसे डील किया जाए। और हिंदुस्तान में दुर्भाग्यवश ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स नहीं जानते कि पेशेंट के साथ कैसे पेश आना है, कैसे उसके साथ डील करना है, उसके अलग अलग एपिसोड्स के टाइम पर क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स के बारे में नहीं जानते। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कैसे पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं ये नहीं जानते। ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर्स पेशेंट के लिए स्ट्रेस का कारण हो सकते हैं और उसके एपिसोड को बढ़ा सकते हैं, या उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, या फिर उसका एपिसोड ही ट्रिगर हो जाता है क्योंकि फैमिली में कोई ना कोई पेशेंट का जो फैमिली मेंबर होता है, जैसे कोई पेरेंट हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या बीवी बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो पेशेंट को स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन ट्रिगर हो जाता है, या मेनिया भी ट्रिगर हो सकता है।
तो ऐसे केस में पूरी फैमिली की काउंसलिंग, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म थेरेपी पूरे फैमिली मेंबर्स की बेहद ज़रूरी हो जाती है। इसी के साथ अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, जो कि होती ही हैं, उसमें इंटरपर्सनल थेरेपी हेल्प करती है। साथ ही पेशेंट को कई बार रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, मतलब हॉस्पिटलाइज करके उसको एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में रख के उसको कई तरह से उसकी रूटीन सेट करा के उसको फंक्शनल रिकवरी अटेन करा के उसको ट्रीट किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, ताकि पेशेंट जो है वो खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा ना रहे। पेशेंट्स को अक्सर सही ट्रीटमेंट ढूंढने में या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो कि पेशेंट पर सही तरह से काम कर पाए, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कई एपिसोड्स लग जाते हैं कि पेशेंट के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट वर्क करेगा, कैसे उसे मैनेज करना है, ये समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि जैसे जैसे एक डिसऑर्डर प्रोग्रेस करता है, पेशेंट की कंडीशन डेटेरियोरेट करती है, वैसे वैसे कई सारे बदलावों के साथ ट्रीटमेंट में चेंजेस लाए जाते हैं और कुछ एपिसोड्स तक पेशेंट के बारे में ये जजमेंट लिया जा सकता है कि पेशेंट पर किस तरह का ट्रीटमेंट हमेशा अप्लाई करना ज़रूरी है। क्या पेशेंट को ईसीटी दिया जाना ज़रूरी है? क्या उसको रेगुलर रिहेबिलिटेशन कराना ज़रूरी है? क्या उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में रेगुलर रखना ज़रूरी है? कई सारे ऐसे डिसीजंस लेने में टाइम लग जाता है। पर एक बार जब पेशेंट को और डॉक्टरों को समझ में आ जाए कि किस टाइप का ट्रीटमेंट उसे लेते रहना पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर मामलों में दवाइयाँ, मूड स्टेबलाइजर, कुछ एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, तो उस केस में बेहद ज़रूरी होता है कि पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के साथ एडहेरेंस रखे, मतलब उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करे, कंसिस्टेंट रहे, लेता रहे ट्रीटमेंट। दोनों ट्रीटमेंट्स रेगुलर लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो पेशेंट के लाइफ आउटकम्स में, पेशेंट के डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस आती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए जब भी पेशेंट को मैनेज किया जाता है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट को ही गोल बना के रखना पड़ता है कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि लंबे टाइम तक पेशेंट के साथ रहे, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे पेशेंट हमेशा फॉलो कर सके, और उसी को ध्यान में रख के पेशेंट को अपने को स्टेबलाइज करना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज करना है। बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जीना, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक तरीके से अपने डिसीजंस नहीं लेने, डिसीजन मेकिंग को बहुत ध्यान देना जरूरी है। सेल्फ केयर के अंदर अपनी नींद ठीक रखना बेहद जरूरी होता है। बाइपोलर पेशेंट्स के सबसे ज्यादा ट्रबलिंग जो सिम्टम्स में से एक होते हैं, वो होती है नींद की प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मूड हाई रहेगा, नींद गायब हो जाएगी, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, सुबह शाम सोते रहेंगे। नींद की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं, इसलिए नींद को लेकर सही स्ट्रेटेजी, सही प्लान्स बनाने जरूरी हैं। डाइट अपनी ठीक रखनी जरूरी है और सब्सटेंस अब्यूज जितना अवॉइड किया जा सके उतना जरूरी है। सिगरेट को भी अवॉइड किया जाए, अल्कोहल ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है। रेगुलर एक्सरसाइज, क्यों? क्योंकि दवाइयों से भी वजन बढ़ता है। डिप्रेशन के फेज में पेशेंट एक जगह पड़ा रहता है, उससे भी उसका वजन बढ़ता है, और बॉडी के अंदर डायबिटीज और मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे रिस्क बढ़ते हैं। इस वजह से हार्ट इलनेसेस हो सकती हैं और भी कुछ दूसरी इलनेसेस का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे में पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी होती है। तो ये रहा थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कि क्या बाइपोलर डिसऑर्डर का क्योर पॉसिबल है, नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डिसऑर्डर का कोई क्योर नहीं होता। बहुत ही हाईली इनहेरिटेबल कंडीशन होती है, फैमिलीज में रन करती है, इसलिए कोई ना कोई पेशेंट के फैमिली में भी कोई और पेशेंट भी होता है जिसको बाइपोलर हो, और उस पर्सन के साथ रहकर पेशेंट की लाइफ और भी खराब हो सकती है। तो ऐसे में पॉजिटिव हेल्दी रिलेशंस बनाना बेहद ज़रूरी हो जाता है और पूरे फैमिली की काउंसलिंग मस्ट होती है, ज़रूर लेनी होती है। तो इसलिए, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर का क्योर नहीं है, इसलिए दो ही चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं कि ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्लायंस रखी जाए, रेगुलरली ट्रीटमेंट लिया जाए, ट्रीटमेंट ना छोड़ा जाए बीच में, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ केयर पर ध्यान रखा जाए, और इस तरह से मैनेज किया जाए कि कोई भी डिसीजंस, कोई भी एक्शंस लाइफ में कुछ भी करना हो, उसमें ध्यान देना है कि बायपोलर को एक्सेप्ट करा जाए, बायपोलर को ध्यान में रखकर हर एक्शन, हर डिसीजन लिया जाए। ये ना हो कि बायपोलर से हटके पेशेंट अपने को कुछ और ही एज्यूम करके, कुछ और ही एक्सपेक्ट करके, बायपोलर की सच्चाई को डिनाई करके अपनी एक अलग लाइफ जीने की कोशिश करे, लोगों के साथ ऐसे रिलेशन बनाए जैसे कि उसका दवा से जो सिम्टम रिडक्शन हुआ है तो उसका बायपोलर जा चुका है। पेशेंट को इस धोखे में नहीं रहना कि सिम्टम्स में आने वाला रिलीफ उसका बायपोलर का क्योर हो चुका है। नहीं, पेशेंट को अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टाइम पर अपने बायपोलर में चेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा
अपनी लाइफ को प्लान करना है, उसको जीने का इस तरह से एक तरीका, कला ढूंढनी है जिसमें कि वो बायपोलर को एक्सेप्ट करके और बायपोलर के साथ मैनेज करके ही लाइफ को आगे बढ़ाए, एक स्टेबिलिटी अटेन करे। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल के साथ बने रहें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।